नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। राहुल गांधी एक बार फिर अपने काम पर लग गए हैं। उनका काम यानी दुख दर्द और पीड़ितों का जो उनकी तकलीफें हैं उसको बांटना, लोगों के बीच जाना, उनकी समस्याओं को समझना। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। राहुल गांधी इस समय पहुंचे हुए हैं असम और मणिपुर। वहां पर असम में आप जानते हैं कि बाढ़ से हालात खराब है, वहीं मणिपुर में साल भर बाद भी शांति कायम नहीं हो पाई है और राहुल गांधी लगातार इस बात को उठाते रहे हैं कि भाजपा को मणिपुर पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री का ध्यान फिलहाल कहीं और है। प्रधानमंत्री तीसरी बार अपनी सत्ता संभाल चुके हैं और वो दूसरी बार पहुंच गए हैं विदेश यात्रा पर। जी हां, एक महीने में दूसरी बार प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर पहुंच गए हैं। आज वो मॉस्को निकले जबकि राहुल गांधी मणिपुर निकले। प्राथमिकताओं का फर्क साफ देखा जा सकता है और इन्हीं प्राथमिकताओं के फर्क के कारण ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी बीजेपी का खेल लगातार खराब कर रहे हैं। बीजेपी का खेल यानी बीजेपी हमेशा हिंदू मुस्लिम कर जिस तरह से सत्ता में बने रहना चाहती है या विकास के झूठे दावे बताना चाहती है और चाहती है कि लोग इसी भ्रम में रहें कि सब चंगासी और देश में अच्छे दिन आ गए हैं, आने वाले हैं। लेकिन देश में किस तरह के दिन आए हैं ये आप जहां भी नजर दौड़ाएं आपको दिख जाएगा। मुंबई में बारिश से हालात खराब, उत्तर प्रदेश में क्योटो बन चुका है जिसको दावा किया जा रहा था वाराणसी, वो क्योटो नहीं बना, लेकिन लखनऊ जो है उसको वेनिस बनने के दावे किए जा रहे हैं कि जिस तरह से लखनऊ में जगह जगह पर पानी भरा हुआ है। बिहार में पुलों के गिरने का सिलसिला नहीं थम रहा, उत्तराखंड में पुल गिर चुके हैं। हर जगह इसी तरह की तबाही देखी जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री को इन तबाहियों से, लोगों के दुख दर्द से शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए ये ज्यादा जरूरी है कि वो किस तरह अपने फोटो ज्यादा से ज्यादा खिंचवा सकें, किस तरह वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकें। वैश्विक मंच पर भी उपस्थिति दर्ज कराने का अपना कायदा होता है, अपना सलीका होता है, लेकिन देखना होगा कि प्रधानमंत्री इस बार के अपने विदेश दौरों में क्या कमाल करते हैं, किस तरह के कायदे कानून दिखाते हैं। लेकिन राहुल गांधी इस वक्त जो दिखा रहे हैं ये चीज जो है ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी अड़चन बनी हुई है, क्योंकि राहुल गांधी को पार्ट टाइम और नौसिखिया पॉलिटिशियन साबित करने की जितनी कोशिश बीजेपी करती जा रही है, राहुल गांधी उतना ही मुखर होकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस समय किस तरह राहुल गांधी को मणिपुर में लोगों का एकदम हुजूम उमड़ा हुआ है, उनके लिए उत्साह देखा जा रहा है। मणिपुर में बहुत तकलीफें हैं लोगों को, अपने घर से साल भर तक अलग रहना या बेदखल होकर रहना और राहत शिविरों में रहना, तमाम मुश्किलों को सहते हुए रहना आसान नहीं होता। लेकिन मोदी जी को इन लोगों की कोई फिक्र नहीं है। राहुल गांधी इस बीच साल भर में तीसरी बार मणिपुर जा पहुंचे हैं और राहुल गांधी का यही जज्बा बीजेपी को हैरान किए हुए है, परेशान किए हुए है। तो क्या राहुल गांधी ने कर दिया है बीजेपी का खेल खराब? आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, अभी जो हम दृश्य देख रहे थे, मैं चाहती हूँ कि हम एक बार वो वीडियो भी देख लें कि जब राहुल गांधी पहुंचे मणिपुर तो किस तरह उनके जिंदाबाद के नारे लगे, किस तरह लोगों ने उनका स्वागत किया। एक बार उस वीडियो को देख लेते हैं, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि कैसे राहुल गांधी बीजेपी का खेल खराब करते जा रहे हैं, कैसे उसकी सारी रणनीतियों को ध्वस्त करते जा रहे हैं। क्या है ये वीडियो, एक बार देख लेते हैं। अमलेंदु जी, यहाँ हम देख रहे थे कि किस तरह राहुल गांधी के लिए बहुत ज्यादा उत्साह में एकदम नारे लग रहे थे, आवाजें हो रही थी, लोग जिस तरीके से चिल्ला रहे थे, ये खुशी की चीख थी, ये एक उत्साह था लोगों में कि चलिए कोई तो नेता है जो हमारे बीच बार बार आ रहा है। राहुल गांधी भी दिल्ली में रहते हैं। आज सुबह 5:30 बजे वो निकले हैं मणिपुर के लिए और फ्लाइट से वो पहुंचे। उसके बाद मणिपुर में 2-3 जगहों का वो दौरा करेंगे, जिरीबाम और चुराचांदपुर जैसी जगहों पर जाएंगे जहां सबसे ज्यादा हिंसा से प्रभावित लोग रह रहे हैं। उसके बाद आसाम जाने वाले हैं राहुल गांधी, जहां पर बाढ़ से बहुत हालत खराब है। और ये हर साल का यही अफसाना ये कह सकते हैं कि बाढ़ से हर साल असम जो है वो पीड़ित होता है। लेकिन वहां के मुख्यमंत्री को राहुल गांधी कि उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर क्या बोला, उन्होंने सनातन धर्म को लेकर क्या बोला, उन्होंने कहाँ क्या टिप्पणी की, उस पर जवाब देने की फुर्सत है। अपने राज्य को संभाल लें,
इतनी चिंता अगर हेमंत बिस्वा शर्मा दिखाते तो बात कुछ और होती। लेकिन इधर हम जो बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी जिस तरीके से बार बार, अभी मैंने बताया कि जैसे सुबह 5:30 बजे निकल गए वो, इससे पहले जब वो हाथरस गए थे तब भी वो सुबह 5:30 बजे उठकर कार से पहुंच गए थे अलीगढ़ और फिर वहां से हाथरस। यानी जैसे वो कहा जाता है कि जहां चाह वहां राह। अगर नेता ठान ले कि हाँ मुझे लोगों के बीच पहुंचना है, तो फिर उसके लिए ना समय की दिक्कत रहती है, ना रास्तों की दिक्कत रहती है, ना साधनों की दिक्कत रहती है। और मोदी जी तो प्रधानमंत्री, उनके पास तो वैसे ही कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए तो सारी चीजें बिल्कुल एक इशारे पर हाजिर हो जाएंगी। उसके बाद भी मोदी अगर मणिपुर न जाकर मॉस्को जाने को प्रायोरिटी देते हैं, चुनाव जीतने के बाद इटली जाने को प्रायोरिटी देते हैं। आज उन्होंने ट्वीट किया कि मैं अब 3 दिन बाहर रहूंगा, मैं मॉस्को जा रहा हूँ, 2 दिन उसके बाद ऑस्ट्रिया जाऊंगा। बहुत अच्छी बात है, आप जाइए और सब संबंधों को आप दुरुस्त करिए। लेकिन जो देश में हालात बिगड़े हैं, मणिपुर का जो हाल है कि कुकी और मैतेई लोगों के बीच में जिस तरीके का एक जो विभाजन की गहरी रेखा खींच मतलब वो बन गई है, वो ना जाने किस तरह से पटेगी। और उसके लिए जिस पॉलिटिकल विल की जरूरत है, जिस राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है, वो दिखाना तो दूर की बात, मोदी अभी तक मणिपुर भी नहीं गए हैं। ऐसे में राहुल गांधी का ये जो कदम है और नॉर्थ ईस्ट को लेकर मोदी के जो दावे हैं या राष्ट्रपति ने जो दावे किए थे अपने अभिभाषण में, क्या लगता है राहुल गांधी के इस दौरे से सरकार के सारे दावे, बीजेपी के सारे दावे, उसका सारा खेल खराब हो रहा है? निश्चित तौर पर सुमित्रा जी, बीजेपी का खेल काफ़ी ख़राब हो रहा है। और चूंकि राहुल गांधी जब जा रहे हैं, चाहे वो असम पहुँचे हों चाहे वो मणिपुर पहुँचे हों, इस सरकार की जो नीतियां और इस सरकार के जो कामकाज करने का तरीका है उस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी सुबह 5:30 बजे निकले और तड़के ही जब असम में पहुँचे, वो फलरतुल जगह है वहाँ पहुँचे, वो एक उसमें राहत शिविर में। और वहाँ देखिए किस तरीके से बच्चे और महिलाएं जो हैं वो बड़ी उत्सुकता के साथ राहुल गांधी का इंतज़ार कर रहे हैं, उनसे मिलते हैं और अपनी समस्याएं बताते हैं और राहुल गांधी सब वहाँ देखते हैं। तो ये साबित हुआ समिता जी कि जो काम सरकार को करना चाहिए था, ख़ासतौर से असम जहाँ डबल इंजन की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ सरकार की किस तरह की कमियाँ हैं ये देखने को आई हैं। राहुल गांधी ने असम की यात्रा के बाद ट्वीट किया और फिर उन्होंने बताया कि वहाँ किस तरीके से 53 से अधिक जो है वो मृत्यु हुई है और कई हज़ार लोग जो हैं वो विस्थापित हुए हैं और 24 लाख के आसपास लोग जो हैं वो इस बाढ़ से प्रभावित हैं। और फिर उन्होंने सवाल उठाया राहुल गांधी ने कि भाई ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये फ्लड फ्री असम का नारा देकर आई थी और इसने असम को फ्लड फ्री क्यों नहीं किया। यानी अब तो लगातार दूसरी बार वहाँ सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तो अभी तक इस पर क्या काम किया इस सरकार ने, उसको जवाब देना चाहिए। तो राहुल गांधी ने सुमित्रा जी एक तरह से कहा जाए जो असम को लेकर के सरकार की नीति है उसको लेकर के बिल्कुल खुले तौर पे जाहिर कर दिया कि सरकार वहाँ किस तरीके से नाकारा साबित हुई है। और जयराम रमेश जो है कांग्रेस के प्रवक्ता, उनकी एक अभी उन्होंने एक बाइट दी है राहुल गांधी के ऊपर, उसको भी हम लोग सुनेंगे कि क्या उन्होंने कहा है। लेकिन जो जिस तरीके से राहुल गांधी असम गए और असम को लेकर के उनका, उसके बाद फिर वो मणिपुर भी गए, हम मणिपुर की भी चर्चा करेंगे। लेकिन चूंकि पहले वो असम पहुँचे हैं और असम में जाकर के उन्होंने जो किया वो देखने लायक है समिता जी, कि लंबी लाइन लगा करके लोग जो थे, मतलब कई किलोमीटर लंबी लाइन सड़क के किनारे लगा करके राहुल गांधी को देखने के लिए उत्सुक थे। और उसमें अधिकांश संख्या जो थी महिलाओं की और बच्चों की थी। यानी कि किस तरीके से महिलाएं और बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। और इस बाढ़ के समय, जिस समय बाढ़ आई हुई है असम में, प्रधानमंत्री का दायित्व बनता था कि वो मॉस्को ना जा करके पहले वो बाढ़ की स्थिति देखते और क्या स्थिति बन रही है उनके डबल इंजन की सरकार में लोगों की, उसको देखना चाहिए था। 24 लाख लोग अगर समिता जी प्रभावित हैं तो ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है 24 लाख लोगों की। आपके एक राज्य में जहां आपकी डबल इंजन की सरकार है और आपका मुख्यमंत्री लगातार जो है दुनिया भर की बातें कर रहा है, लेकिन असम में बाढ़ की क्या स्थिति है इसको लेकर के सरकार गंभीर नहीं है, ये साफ तौर पर जाहिर होता है। और राहुल गांधी की इस यात्रा ने असम की जो स्थिति है बाढ़ को लेकर के, उसमें इस सरकार की पोल पट्टी खोल करके रख दी है। इसी तरीके से जब वो मणिपुर जाते हैं और मणिपुर वो जो पहुँचते हैं तो मणिपुर देखिए, राष्ट्रपति ने भी मणिपुर में, हालांकि मणिपुर का नाम तो नहीं लिया था राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में, पूर्वोत्तर की बात कही थी, लेकिन प्रधानमंत्री जब राज्यसभा में बोले थे तो उन्होंने कहा था कि मणिपुर में नॉर्मल सी लौट आई है नॉर्मल सी। अगर नॉर्मल सी लौट आई है मणिपुर में समिता जी, तो फिर अभी तक वो शरणार्थी शिविर क्यों बने हुए हैं, लोग उनमें क्यों रह रहे हैं। और राहुल गांधी वहाँ जिस तरीके से पहुँचे हैं, उनका जिस तरीके से वहाँ स्वागत हुआ है उन शरणार्थी शिविरों में, लोगों के अंदर एक आशा जागी है कि कोई है जो आकर के उनका दुख दर्द जो है वो सुन रहा है और उस दुख दर्द को बांट रहा है।
राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी के हाथ में वो सब कुछ नहीं है जो सरकार कर सकती है, लेकिन राहुल गांधी सरकार की आंखें खोलने का काम निश्चित तौर पर कर सकते हैं और राहुल गांधी अपनी उसी जिम्मेदारी का एक तरीके से कहा जाए वो निर्वाह कर रहे हैं कि ये सरकार अपने आँख कान खोल करके रखे और देश के अंदर क्या घटित हो रहा है उस पर जो है सरकार अपनी जिम्मेदारी को महसूस करे। मणिपुर 1 साल से ज़्यादा हो गया उसको जलते हुए और प्रधानमंत्री अभी तक वहाँ जाने का समय नहीं निकाल पाए। मणिपुर के ऊपर लगातार नारेबाजी लोकसभा में होती रही जब प्रधानमंत्री बोलने के लिए खड़े हुए थे राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान। मणिपुर पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले और राज्यसभा में भी जब बोले हैं तब बोले हैं जब जाकर के वहाँ से विपक्ष का वॉकआउट हो गया। और बोले भी क्या है तो मिथ्या एक तरीके से कहा जाए उन्होंने बातें कही हैं कि नॉर्मलसी लौट आई है, ये उनका कहना था, जबकि वो जिस समय बातें कर रहे थे उसी समय हिंसा की खबरें मणिपुर से आ रही थी। तो ये मणिपुर जिस तरीके से अशांत है और मणिपुर को लेकर के सरकार की क्या नीति है, ये सरकार मणिपुर को या पूर्वोत्तर को किस तरीके से इस देश का हिस्सा नहीं मानती है, इसकी तरफ राहुल गांधी एक तरीके से ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं समिता जी। जी बिल्कुल। और क्या कुछ कहा है जयराम रमेश ने, इसको सुन लेते हैं अमरेंदु जी, उसके बाद हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि देश के बाकी राज्यों में भी किस तरह से राहुल गांधी की सोच पर चलते हुए इंडिया गठबंधन जो है वो बीजेपी का खेल खराब कर रहा है। क्या कुछ कहा है जयराम रमेश ने, इसको सुन लेते हैं। क्या आप लोगों का व्यू है? पर यही कहना है कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री मॉस्को जा रहे हैं। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में है, वो मणिपुर गए हैं, ये तीसरा दौरा है उनका मणिपुर में, 3 बार जा चुके हैं, ये तीसरी बारी है। और ये दिखाता है, और ये पिछले 17 महीने में प्रधानमंत्री ने मणिपुर के बारे में कुछ कहा ही नहीं, मणिपुर के मुख्यमंत्री से नहीं मिला है, मणिपुर के राजनीतिक पार्टियों से नहीं मिले हैं, सांसदों से नहीं मिले हैं, विधायकों से नहीं मिली हैं, और मणिपुर तो गए ही नहीं, कुछ 4-5 घंटे के लिए भी नहीं गए हैं। और राहुल जी ये तीसरा दौरा है उनका, और लोगों के साथ संवेदनशील तरीके से ये दिखाना कि आपकी पीड़ा हमारी पीड़ा है, आपकी दर्द हमारी दर्द है। लाखों लोग विस्थापित हुए हैं, सैकड़ों लोग का मौत मारे गए हैं, और तनाव है, समुदायों के बीच में शक का एक वातावरण है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, संवैधानिक प्रणाली वहां खत्म हो चुका है और हम राज्य सरकार पर भरोसा नहीं रख सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये उनकी टिप्पणियां हैं। पर ठीक है, पापा जो यूक्रेन के वॉर रुकाए थे, दावा किया था कि उन्होंने यूक्रेन में युद्ध रोका था, वो वापस मॉस्को जा रहे हैं। देखिए, हमने आज उनसे 3 सवाल पूछे। एक सवाल तो ये पूछा है कि देखिए, मनमोहन सिंह जी और पुतिन और जो वहां के प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेडवेडेव, उनके बीच में तो उनके 10 साल के कार्यकाल में 16 बार उन दोनों के बीच में मुलाकात हुई, और पुतिन और नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के बीच में 10 साल में सिर्फ 11 बार मुलाकात हुई है। क्या कुछ वातावरण ठंडा हुआ है पुतिन और मोदी के बीच में? पहला सवाल। तो यहाँ पर जयराम रमेश ने एक तो ये बता दिया अमरेंदु जी की किसकी प्राथमिकताएं क्या हैं, जो बात हमने शुरू में उठाई थी कि प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को जा रहे हैं, राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे, आसाम पहुंचे। प्रधानमंत्री के लिए कुछ मुश्किल नहीं था, वो चाहते तो इन दोनों जगहों पर जा सकते थे, क्योंकि सत्ता संभालने के बाद इतने 1 महीने के बीच 1 आध दिन का वक्त तो उनको मिला ही होगा, और 1 आध दिन नहीं, जैसा जयराम रमेश बोल रहे थे कि 4-5 घंटे का वक्त तो मिला ही होगा कि आप जा तो सकते ही थे, लेकिन आपको इतनी भी फुर्सत नहीं मिली और आप वहां पहुंच गए। और जो सवाल उन्होंने मॉस्को को लेकर भी उठाए, क्योंकि रूस और भारत के संबंधों पर, यानी ऐसा कुछ नहीं कि मोदी के जाने से उन संबंधों में कोई नया उछाल आ जाएगा, क्योंकि वो तो हमेशा से ही हमारा परखा हुआ दोस्त रहा है। लेकिन इस बीच मोदी के शासनकाल में जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका की ओर भारत का जो झुकाव बढ़ा है, खैर वो एक अलग राजनीतिक मसला है। यहाँ पर सवाल ये है कि राहुल गांधी जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, क्या उससे बीजेपी की सारी जो रणनीतियां हैं, क्योंकि प्राथमिकताएं अब जनता को भी नजर आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि आप और हम इस सवाल को उठा रहे हैं या जयराम रमेश या कांग्रेस के बाकी लोगों ने इस सवाल को उठाया, मणिपुर की जनता भी देख रही है और आसाम की वो जनता भी देख रही है जिसने फिर से बीजेपी को सत्ता सौंपी थी, वो भी ये देख रही है कि किस तरीके से कांग्रेस नेता जो हैं वो आ रहे हैं, उनके दुख दर्द समझने आ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं है। जबकि यही प्रधानमंत्री चुनाव के पहले काजीरंगा भी गए थे और वहां उनके लिए फोटो शूट वगैरह भी हुआ था, ये हमने देखा था। तो क्यों अभी प्रधानमंत्री वहां नहीं जा रहे हैं, क्या वजह है,
क्यों मोदी, क्या उनके पीछे कोई डर है मोदी का कि वो ऐसी जगहों पर जाने से बचते हैं, जैसे वो हाथरस जाने से बचे। इसके पहले जितनी भी इस तरह की विपदाएं आई हैं, मोदी चुप रहे हैं। उत्तरकाशी वाला जो सिलक्यारा सुरंग वाला भी जो मामला था, उसमें जब मजदूर बचकर आ गए तब मोदी जी ने उनसे बात की, लेकिन जब तक आपदा चलती रहती है तब तक वो थोड़े बचे हुए दिखाई देते हैं। क्या ये बचने का कोई अवसर आपदा में मोदी इस तरह से तलाशते रहते हैं ताकि उन पर कोई सीधे सवाल ना उठे, कोई उन पर उंगली ना उठाए, कहीं उनकी कोई जवाबदेही ना बने? और अगर वो किसी किस्म की जवाबदेही नहीं चाहते तो फिर सत्ता पर क्यों बने हुए? देखिए समित्रा जी, असल में प्रधानमंत्री की जो रणनीति हमेशा से रही है वो अभी की रणनीति नहीं है, पिछले 10 वर्षों में भी हमने रणनीति देखी है। आप देखिए, आपको याद होगा जिस समय कोरोना काल था तो जब एक बार बढ़ाया जाता था लॉकडाउन, तो प्रधानमंत्री आकर के खुद घोषणा करते थे कि अब लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जब वो दूसरी वेव आई कोरोना की, और जिसमें बहुत ज़्यादा सरकार की एक तरीके से कहा जाए वो अकर्मण्यता सामने आई, और किस तरीके से लोगों को हमने सड़कों पर तड़पते हुए देखा, किस तरीके से गंगा में लाशें बहती हुई देखी गई, ये सारी चीज़ें जब आई तो प्रधानमंत्री गायब होगा। फिर प्रधानमंत्री मन की बात करने के लिए आपको दूरदर्शन पर दिखाई नहीं पड़े। तो प्रधानमंत्री का ये हमेशा का एक तरीके से कहा जाए वो काम रहा है कि जब देश संकट में होता है, जो जिस समय देश को सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है कि वो देश समझे कि उसका नेतृत्व है, जिसको उसने चुन करके भेजा है, वो उसके सुख दुख में उसके साथ खड़ा हुआ और सरकार जो है वो काम कर रही है, ऐसे समय में प्रधानमंत्री गायब हो जाते हैं। ताली थाली बजवाएंगे प्रधानमंत्री, सब कुछ करेंगे, नारे लगवाएंगे और बहुत गर्व महसूस करवाएंगे, लेकिन जब संकट का समय होगा तब प्रधानमंत्री गायब हो जाएंगे। तो प्रधानमंत्री की जो कार्यप्रणाली है वो एक तरीके से इन सारे मसलों पर सामने आती है। यही उनकी कार्यप्रणाली हाथरस को लेकर के भी सामने आई, और यही उनकी कार्यप्रणाली असम को लेकर के या मणिपुर को लेकर के सामने आई है। यानी जिस समय हाथरस की घटना बिल्कुल उरूज पे थी, एक तरीके से कहा जाए कि ये सूचना मिल चुकी थी कि 100 से ज़्यादा वहाँ मौतें हो चुकी हैं भगदड़ में, प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना भाषण दे रहे थे। प्रधानमंत्री ने पूरा भाषण कर लिया और अंत में जाकर के उन्होंने 2 वाक्य जो थे वो हाथरस के विषय में कहे, और उसके बाद फिर वो हाथरस उनके उस वक्तव्य से गायब हो गया। अगले दिन राज्यसभा में जब राज्यसभा ने प्रस्ताव पारित किया हाथरस को लेकर के, और संक्षिप्त चर्चा हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसमें अपने सुझाव भी रखे, प्रधानमंत्री जब बोलने के लिए आए तो प्रधानमंत्री के मुंह से हाथरस का हा भी नहीं निकला वहाँ राज्यसभा में। तो ये आप समझ सकती हैं कि प्रधानमंत्री की प्राथमिकता क्या है। जबकि उसके बाद जो प्रधानमंत्री को देखा गया कि वो ओलंपिक के जाने वाले खिलाड़ियों से बातचीत कर रहे हैं, टीम इंडिया के खिलाड़ियों से बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, खिलाड़ियों से भी बात करना एक काम हो सकता है, वो कर रहे हों, लेकिन प्राथमिकता देखी जानी चाहिए कि एक प्रधानमंत्री के तौर पर, सरकार के मुखिया के तौर पर आपकी प्राथमिकता क्या है। प्राथमिकता जीत पे जश्न मनाना है, या प्राथमिकता ये है कि कितने लोगों की मृत्यु हुई है एक अनहोनी दुर्घटना में, और उसमें उस समय उन लोगों के ज़ख्मों पे मरहम लगाया जाना है, किसकी सख्त आवश्यकता है। तो ये प्राथमिकता तय होनी चाहिए। राहुल गांधी ने अपनी प्राथमिकता तय की कि उनको जनता के दुख में शामिल होना है। राहुल गांधी जनता के दुख में शामिल हुए। प्रधानमंत्री की प्राथमिकता थी कि उनको मन की बात करनी है और खिलाड़ियों को टिप्स देने हैं, बताना है कि किस तरीके से वो वर्ल्ड कप जीत करके आए हैं। तो प्रधानमंत्री ने उनको क्या गुर दिए थे, बॉल कैसे फेंकनी है और बैट कैसे चलाना है, ये भी गुर प्रधानमंत्री ने दिए होंगे। जो रोहित शर्मा की टीम जो है वो जीत करके आई है जब विश्व कप, इसी तरीके से उनको ओलंपिक के खिलाड़ियों को जो जा रहे हैं उसमें उनको प्रधानमंत्री ज्ञान दे रहे थे। परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री करते ही रहते हैं, उसका परिणाम हमने देखा है, नीट की परीक्षा का क्या हाल हुआ है। तो प्रधानमंत्री ने अपनी प्राथमिकता तय कर ली, वो उनकी प्राथमिकता थी। यानी कि शर्मिष्ठा जी, एक तरीके से कहा जाए कि प्रधानमंत्री की संवेदनहीनता जो है ऐसे मौक़ों पर बार बार उजागर होती रही है। राहुल गांधी ने एक व्यक्ति के तौर पे और एक राजनीतिज्ञ के तौर पे, दोनों तौर पे राहुल गांधी ने अपनी संवेदनशीलता दर्शाई, और ये साबित किया है कि राहुल गांधी जनता के नज़दीक हैं जबकि प्रधानमंत्री जनता से दूर हैं। ये कुल मिलाकर के साबित होता है समित्रा जी। जी बिल्कुल, राहुल गांधी और उनके साथ साथ अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन भी लगातार जनता के बीच जा रहा है, जनता की बातें सुन रहा है, लेकिन वहीं एनडीए के जो साथी हैं उन लोगों का जनता से जो एक दूरी जो है वो ये नजर आ गई। जैसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, और जब ये वर्ल्ड कप टीम उनके पास भी पहुंची, उन्होंने तुरंत ही 11 करोड़ रुपए के बताया जा रहा है कि उनको
इनाम देने की घोषणा कर दी, जबकि उसी महाराष्ट्र में बहुत सारे किसानों के आत्महत्या की खबर भी आती ही रहती है। मतलब वहां पर किसान आत्महत्या की खबरें रुकी नहीं रही हैं। और दूसरी ओर मुंबई में जो हाल हम देख रहे हैं, बारिश से जिस तरह से एकदम हाहाकार मचा हुआ है, ये हर साल की मतलब यही कहानी है अमलेंदु जी, और हर साल आम जनता को इन्हीं सारी परेशानियों से जूझना पड़ता है। लेकिन इसके बाद भी सरकार की प्राथमिकताओं की बात हो रही है, तो ये भी अभी नजर आ रहा है कि मुंबई में किस तरह से हाल चल रहा है, और वहां पर एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस, ये तीनों मिलकर जिस तरह से सरकार चला रहे हैं, अब उसको लेकर भी असंतोष सामने आने लगा है। और संजय राउत तो लगातार दावा कर रहे हैं कि ये सरकार ज्यादा नहीं चलेगी। इधर उद्धव ठाकरे ने भी अभी 2 दिन पहले एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो सरकार, इसने जितने भी वादे किए हैं, चाहे महिलाओं से और किसानों से, वो कुछ पूरा नहीं कर पाएगी और हम सत्ता में लौटेंगे। और इधर ये जो महायुति की एक बैठक भी हुई थी, उसमें बताया जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पे ये कहा कि हम लोगों को समझौता करके चलना होगा, और हमारे बीच आपस में जो भी अनबन है उसको हमको पब्लिकली नहीं बोलना है, उनको आपस में ये सारी बातें ठीक करनी है, और हमको खुलकर बयान नहीं देना चाहिए। अमलेंदु जी, इस बात का क्या अर्थ निकाला जाए? क्योंकि एकनाथ शिंदे ने भी इसी बैठक में ये कहा कि हम तो ओवर कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि 400 पार सीटों की बात आ रही थी, और हमारे मतदाता भी इसी आत्मविश्वास का शिकार हो गए, अति आत्मविश्वास का शिकार हो गए, ये उनके शब्द थे। क्या कहेंगे कि महाराष्ट्र में अब जबकि चुनाव भी होने वाले हैं, और जिस तरीके के हाल दिख रहे हैं महायुति के, और जैसा दिखा रहे हैं, मतलब इंडिया गठबंधन जो मजबूती दिखा रहा है, और फिर इस तरह की जब खबरें आती हैं कि राहुल गांधी किस तरह से नेता प्रतिपक्ष बनकर लगातार सक्रिय हैं, और उनके लिए जो बातें होती हैं, चाहे वो मणिपुर गए हैं, लेकिन बातें तो महाराष्ट्र में भी हो ही रही होंगी, तो क्या कहेंगे, क्या दिख रहा है इंडिया गठबंधन का वहां पर कितनी दमदार है इंडिया गठबंधन, और कितनी कमजोर हो रही है बीजेपी महाराष्ट्र में? समिता जी, एक तो राहुल गांधी महाराष्ट्र भी जाने वाले हैं, शरद पवार जी के निमंत्रण पर वो जा रहे हैं, और जब राहुल गांधी पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र में भी राजनीति जो है वो और तेज हो जाएगी। विधानसभा चुनाव नज़दीक ही है, बिल्कुल मुझे लगता है सितंबर में, अगले अगस्त में उसकी घोषणा हो जाएगी। कब होने हैं चुनाव? सितंबर में चुनाव ड्यू हैं, तो सितंबर तक चुनाव हो जाएंगे, तो अगस्त में उसकी घोषणा होगी कि कब होने हैं। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में भी समिता जी से कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को बैक फुट पर ला दिया है, और वहाँ भारतीय जनता पार्टी का खेल खराब हो चुका है, मतलब कोई उसमें होना बाकी नहीं है। और खेल कितना खराब हो चुका है, इसको देवेंद्र फडणवीस के वक्तव्य से भी और एकनाथ शिंदे के दोनों के वक्तव्यों से समिता जी इसको अच्छी तरीके से समझा जा सकता है कि महाराष्ट्र में एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी और उसके जो सहयोगी संगठन हैं, मतलब सहयोगी दल हैं, उनका खेल खराब हो चुका है। और एक तरीके से कहा जाए कि महायुति में आपस में एक दूसरे के प्रति अविश्वास का भाव बहुत ज़्यादा है, और ये बात देवेंद्र फडणवीस को एक बार कहना पड़ रही है कि भाई आप लोग एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी मत करिए, चूँकि चुनाव नज़दीक है, इसके गलत संदेश जाते हैं। यानी कि समिता जी, अगर नीचे का कैडर या दूसरी लाइन की लीडरशिप दोनों दलों की एक दूसरे के ऊपर प्रहार कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि इसके संदेश गलत इसलिए जा रहे हैं कि ये लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिली है महाराष्ट्र में, उसका अक्स जो है वो विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। और उससे पहले ही ये एक तरह से कहा जाए वो प्लॉट बिछाना शुरू कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने और उसके सहयोगी दलों ने भी, कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हार का ठीकरा किसके सिर फोड़ा जाएगा। यानी हार का ठीकरा एकनाथ शिंदे के सिर फोड़ा जाएगा, कि देवेंद्र फडणवीस के सिर फोड़ा जाएगा, कि अजित पवार के सिर फोड़ा जाएगा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सिर हार का ठीकरा फोड़ा जाएगा, कि शिवसेना एकनाथ शिंदे के सिर फोड़ा जाएगा, या एनसीपी अजित पवार के सिर फोड़ा जाएगा। ये तीनों दल जो है वो एक दूसरे के ऊपर मतलब ठीकरा फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, इसको इस तरीके से समझा सकता है। यानी समिता जी, एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल महाराष्ट्र में ये तय कर चुके हैं कि वो सरकार से वापस जा रहे हैं, और अब वो जो है ये बहाने निकाल रहे हैं कि अपने सहयोगियों पे इसका ठीकरा किस तरीके से वो फोड़ेंगे, कि हार के लिए ये जिम्मेदार थे। यानी कि ये सरकार जब गिरेगी विधानसभा चुनाव में, तो फिर ये ठीकरा फोड़ा जाएगा कि साहब एकनाथ शिंदे ने काम अच्छा नहीं किया। एकनाथ शिंदे कहेंगे देवेंद्र फडणवीस ने काम अच्छा नहीं किया, देवेंद्र फडणवीस कहेंगे अजित पवार ने अच्छा नहीं किया, अजित पवार कहेंगे एकनाथ शिंदे ने काम अच्छा नहीं किया। तो इस तरीके की चीज़ें सब जाकर के होंगी। लेकिन इंडिया गठबंधन जो है वो बिल्कुल एकजुट जो है इंटैक्ट नज़र आ रहा है समिता जी। खासतौर से अगर हम महाराष्ट्र स्पेसिफिक बात करें, महाराष्ट्र को लेकर के हम बात करें, तो वहाँ एकदम एकजुट नज़र आ रहा है। लगभग उनकी सीटें भी तय हो चुकी हैं, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये चिन्हित भी कर लिया गया है कि कौन कौन सी सीटें किसको मिलेंगी।
चुनाव में जाने के मुद्दे क्या होंगे, ये मुद्दे भी लगभग तय हो चुके हैं। राहुल गांधी का अभी से वहाँ जाना इसको साबित करता है कि वहाँ अभी से जो है वो इंडिया गठबंधन को चुनाव के लिए एक तरह से कहा जाए वो वार्म अप किया जा रहा है कि भाई अब तैयार होइए और चुनाव की तैयारियाँ शुरू कीजिए। तो इंडिया गठबंधन अपनी चुनाव की तैयारियों पर अच्छे तरीके से लग गया है, एकजुट होकर के मजबूत होकर वो चुनाव की तैयारियां कर रहा है। जबकि महाराष्ट्र में जो महायुति है यानी एनडीए जो है उसके अंदर ज़बरदस्त तरीके की टूटन देखी जा रही है और एक दूसरे के प्रति अविश्वास बहुत ज़बरदस्त तरीके से देखा जा रहा है। जबकि इंडिया गठबंधन में इस तरीके का कोई अविश्वास नहीं है, बल्कि देखा जाए तो राहुल गांधी के प्रति पूरे इंडिया गठबंधन का विश्वास ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है और उनके साथ लोग खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। अगर संजय राउत बार बार ये कहते हैं कि अगर राहुल गांधी को पहले ही घोषित कर दिया गया होता कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं तो इंडिया गठबंधन को और ज़बरदस्त सफलता मिलती। तो इसके निहितार्थ समझे जा सकते हैं सुमित्रा जी कि राहुल गांधी के पीछे इंडिया गठबंधन किस तरीके से एकजुट है। जबकि देवेंद्र फडणवीस जो कह रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक हुई थी और उसकी खबरें आई, उसमें ये कहा गया कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जो है वो केंद्रीकरण किया और उस केंद्रीकरण की वजह से हारे। या एकनाथ शिंदे ने कहा कि 400 पार का नारा जो था उसकी वजह से विपक्ष को मौका मिल गया संविधान खतरे में कहने का। तो इसका मतलब सीधे सीधे उन्होंने नरेंद्र मोदी के ऊपर चोट की कि 400 पार का नारा जो था उसकी वजह से वहाँ गठबंधन की महायुति की हार हुई। तो आप समझ सकती हैं कि वहाँ अभी भी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या क्षेत्रीय नेताओं को दोष देने का काम हो रहा है और आने वाले चुनाव में किस तरीके से एक दूसरे ऊपर दोषारोपण करना है उसकी भूमिका तैयार की जा रही है। जबकि इंडिया गठबंधन जीत के लिए जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सुमित्रा जी, बिल्कुल, इंडिया गठबंधन जीत की तैयारी में लगा है और बीजेपी इस तैयारी में लगी है कि अपनी हार होने पर किस तरह वो अपनी फेस सेविंग करे, यानी उसके जो बाकी सहयोगी दल है वो सब अपनी अपनी फेस सेविंग में अभी से लग गए हैं। इधर एक बड़ी जीत अमरेंदु जी आज हेमंत सोरेन को फिर हासिल हुई। झारखंड में उन्होंने फिर से विश्वास मत हासिल किया। हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री रहते हुए मतलब ये चौथी बार है जब उनको इस फ्लोर टेस्ट से गुजरना पड़ा है। इसके पहले भी 2013, 2019, 2022 और अब फिर से, क्योंकि अभी चंपई सोरेन अब तक मुख्यमंत्री पद संभाले हुए थे जनवरी में जब हेमंत सोरेन जेल गए थे उसके बाद से, लेकिन अब वापस झारखंड में चुनाव होने हैं और चुनाव के पहले हेमंत सोरेन ने फिर से अपना पद संभाल लिया है और आज उन्होंने जो फ्लोर टेस्ट जो किया उस पर उनको अच्छी खासी सफलता मिल गई। 39 वोट चाहिए होते, उनको 45 विधायकों का साथ मिल गया। यानी यहाँ भी इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एकजुट दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कोई खास सफलता इंडिया गठबंधन को वैसे नहीं मिली जितनी उसकी उम्मीद थी, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से उसकी तैयारी मजबूत दिख रही है। इधर अमरेंदु जी यूपी को लेकर अभी आप देखिए, राहुल गांधी गए गुजरात, राहुल गांधी गए हाथरस यानी यूपी, और गुजरात जाकर भी उन्होंने ये कहा कि जो बात उन्होंने संसद में कही थी कि जैसे हमने इनको अयोध्या में हराया वैसे हम उनको गुजरात में हराएंगे। अब सवाल ये उठने लगे हैं कि राहुल गांधी गुजरात और यूपी की बात एक साथ क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे उनकी क्या रणनीति है। और ये हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव भी राहुल गांधी के साथ बिल्कुल मजबूती से, दोनों नेता एक साथ यानी 1 और 1 11 बनकर ही डटे हुए हैं। यूपी में इस समय जो समीकरण बन रहे हैं, क्योंकि वहां भी न कानून व्यवस्था, न प्रशासनिक, न आंतरिक ढांचा, सब कुछ लीक होता हुआ ही दिखाई दे रहा है, कुछ भी संभाले नहीं संभल रहा है। क्या इसके पीछे योगी सरकार जो है या तो उसका कमजोर प्रदर्शन है या केंद्र से उसको सहयोग नहीं मिल रहा, या यहाँ पर भी इंडिया गठबंधन इस तरह से मजबूत है कि उसने बीजेपी को पूरी तरह से घेर लिया है। क्योंकि जब नरेंद्र मोदी पहली बार सत्ता में आए थे तो वडोदरा और वाराणसी दोनों जगह से चुनाव लड़े थे। उसके बाद अमित शाह ने जिस तरह से यूपी में पूरी तरह से फील्डिंग की थी और उसका काफी लाभ मिला बीजेपी को और उसकी सीटें खूब बढ़ गई। लेकिन अब इस बार जो झटका लगा है, तो क्या आपको लगता है कि यूपी में, और क्योंकि अब जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें भी सपा और कांग्रेस एक साथ ही हैं, और वहां मतलब गुजरात में भी जो हराने के दावे किए जा रहे हैं बीजेपी को, आपको क्या लग रहा है कि राहुल गांधी दोनों गढ़ बीजेपी के यानी गुजरात और यूपी दोनों गढ़ों को ध्वस्त कर ही मानेंगे, इंडिया गठबंधन ध्वस्त कर ही मानेगा? देखिए सविता जी, एक तो राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के कई गढ़ जो है वो ध्वस्त किए हैं इस लोकसभा चुनाव में। उसमें एक तरीके से कहा जाए उत्तर प्रदेश भी ध्वस्त किया है, महाराष्ट्र को भी ध्वस्त किया है। दोनों बड़े गढ़ एक तरीके से थे एक समय बीजेपी के, उनको दोनों को ध्वस्त किया। बिहार में थोड़ी सी कमी रह गई, वरना वो भी ध्वस्त हो जाता तो आज देश की परिस्थितियाँ कुछ दूसरी होती। लेकिन राहुल गांधी जिस आत्मविश्वास के साथ गुजरात में थे और गुजरात में उन्होंने जो बातें कहीं या जो लोकसभा में खड़े होकर के अयोध्या को लेकर के उन्होंने बातें कही थी, ये निश्चित तौर पे आत्मविश्वास, सुमित्रा जी, हवा में पैदा हुआ आत्मविश्वास नहीं है।
मतलब इसको आप अति आत्मविश्वास या अभिमान नहीं कह सकते हैं। ये राहुल गांधी का जो आत्मविश्वास बढ़ा है, ये जनता ने आत्मविश्वास बढ़ाया है, खासतौर से उत्तर प्रदेश की जनता और अयोध्या की जनता ने राहुल गांधी का या इंडिया गठबंधन का आत्मविश्वास बढ़ाया है। दूसरी बात इसमें जो महत्वपूर्ण है, जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया कि अखिलेश यादव किस तरीके से राहुल गांधी के साथ 1 और 11 होते हुए नज़र आ रहे हैं, और लगातार दोनों नेता जो हैं वो चाहे उत्तर प्रदेश के मसले हों चाहे केंद्र के मसले हों, सब पे एक स्वर में बोलते हुए नज़र आते हैं और एक स्वर में ही भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमले करते हुए नज़र आते हैं। आप देखिए कि किस तरीके से राहुल गांधी का लोकसभा में आक्रामक भाषण था, जबकि अखिलेश यादव का जो भाषण था वो आक्रामक था, लेकिन उस तरीके की आक्रामकता नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं बीच बीच में बार बार उठ करके खड़े हों। लेकिन मुद्दे सारे वही थे जो राहुल गांधी ने उठाए, वही सारे मुद्दे अखिलेश यादव ने उठाए, और उसमें ईवीएम का मुद्दा एक और जोड़ दिया कि 80 सीटें भी अगर मैं जीत जाऊं उत्तर प्रदेश में, तब भी ईवीएम पे भरोसा नहीं होगा। तो यानी कि जो मुद्दे चुनाव के दौरान थे इंडिया गठबंधन के, या राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं, वो सारे मुद्दे अखिलेश यादव के भाषण में भी मौजूद थे। तो ज़मीन पे भी जो काम हो रहा है दोनों नेताओं की तरफ से या दोनों पार्टियों की तरफ से, वो एक समान मुद्दों को लेकर के हो रहा है। और सबसे बड़ी बात समिता जी ये है कि इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता पूरे देश भर में एकजुट हैं और एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। ये चीज़ भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, उसके गठबंधन के लोग एकजुट नहीं हैं, और कार्यकर्ता तो किसी भी हाल में कहीं पे भी एकजुट आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो ये एक तरीके से कहा जाए जो अंतर दिखाई पड़ता है, ये वो अंतर है। तो राहुल गांधी ने जिस तरीके से अयोध्या को लेकर के गुजरात में हमला बोला, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने अयोध्या को एक सिंबल के तौर पर लिया और ये बताया कि अयोध्या का प्लॉट जो तैयार किया था वो लाल कृष्ण आडवाणी ने तैयार किया था। वो सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की जो राम रथ यात्रा निकाली थी उन्होंने, और उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने उनको गिरफ्तार कर लिया था बिहार में, लाल कृष्ण आडवाणी को। वहीं से भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से कहा जाए वो विकास जो है वो हुआ भारतीय राजनीति में, इसको समझा जा सकता है। तो राहुल गांधी का कहना यह था कि अयोध्या का जो प्लॉट था जो लाल कृष्ण आडवाणी ने तैयार किया था, और वो मंदिर बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने जिसका प्राण प्रतिष्ठा की मंदिर की, अगर उसी जगह भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन परास्त कर देता है। और एक बात और कही उन्होंने वहीं गुजरात में कि आप मालूम कर लीजिए कि अयोध्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहे। अयोध्या से शर्मिष्ठा जी पहले कांग्रेस भी जीतती रही है, निर्मल खत्री जो पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी होते थे वो वहाँ से सांसद भी रहे हैं। तो यानी कि वहाँ दोनों दलों के कार्यकर्ता एकजुट थे और एकजुट होकर के उन्होंने वहाँ चुनाव लड़ा। ये संदेश वहाँ से दिया राहुल गांधी ने, और ये संदेश गुजरात में दिया, चूँकि गुजरात में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन था लोकसभा के चुनाव में, तो कि वो गठबंधन बरकरार है। और राहुल गांधी ने कहीं ये नहीं कहा कि कांग्रेस हराएगी, उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन हराएगा। तो इंडिया गठबंधन हराएगा इसका मतलब कि इंडिया गठबंधन एकजुट है, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के मैदान में और चुनाव में इसको हराएगा। तो ये आत्मविश्वास जो है, चूँकि गुजरात का जो किला नरेंद्र मोदी का समझा जाता है उसमें एक दरार तो आ गई है। जो एक सीट वहाँ से जीत करके आई है कांग्रेस, और वो महत्वपूर्ण सीट है जहाँ मोदी जी थे वो मंगलसूत्र छिनवा रहे थे शायद, या भैंस खुलवा रहे थे, जो कुछ किया था बनासकाठा की सीट जो है वहाँ से। तो वहाँ से कांग्रेस जीत करके आई, और एक लंबे समय के बाद गुजरात से एक अच्छी खबर जो है वो निकल करके आई है कांग्रेस के लिए कहा जा सकता है, या इंडिया गठबंधन के लिए आ सकता है। लेकिन ये कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की अच्छी खबर जो है समिता जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बुरी खबर है कि आपका गुजरात का किला दरकना शुरू हो गया। और राहुल गांधी ने जिस आत्मविश्वास के साथ चैलेंज दिया कि हम आपको हराएंगे, हमारा कार्यकर्ता लड़ता हुआ दिखाई देगा, उसके बाद गुजरात में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त तरीके का उत्साह है, और वो सड़क पे समिता जी अब दिखाई पड़ रहे हैं। यानी कि अब गुजरात में भी इंडिया गठबंधन लगातार सड़कों पर दिखाई देगा, और ये भारतीय जनता पार्टी का खेल खराब करने के लिए काफ़ी है। बिल्कुल, राहुल गांधी की रणनीतियां, उनकी योजनाएं और सबसे बढ़कर उनका जनता के बीच सीधे पहुंच जाना, इन सारी बातों से बीजेपी का खेल लगातार खराब होता जा रहा है। आज हमने देखा कि राहुल गांधी किस तरह से मणिपुर और आसाम पहुंच गए, वहां के पीड़ितों का दुख दर्द बांटने, उनकी तकलीफों को समझने और उनको ये बताने कि कोई आए ना आए लेकिन मैं आपके साथ हूं और मैं आपके बीच आता रहूंगा। ये राहुल गांधी का सबसे बड़ा संदेश है। अमलेंदु जी, क्या आपको लगता है मोदी कभी ऐसा संदेश देने में कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि उनके जो भक्त हैं उन लोगों ने मोदी है तो मुमकिन है का नारा तो खूब दिया, लेकिन क्या मोदी इन सब बातों को कभी मुमकिन कर पाएंगे जो काम राहुल गांधी अब तक करते आए हैं? क्या मोदी जी के सामने ये खुला चैलेंज अगर कोई दे कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं, आपको
क्या लगता है कि जो मैन वर्सेस वाइल्ड का चैलेंज ले सकते हैं मोदी जी, क्या वो इंसानों के बीच जाकर उनके दुख दर्द बांटने का चैलेंज कभी स्वीकार करेंगे? देखिए समिता जी, एक तो मोदी जी अविनाशी हैं और ईश्वर का अंश हैं, ईश्वर के दूत हैं, तो आप उनसे किसी मानवीय संवेदना की अपेक्षा मत कीजिए। मुझे लगता है कि हम लोगों को किसी को भी इसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि मोदी जी जो हैं वो किसी भी तरीके की मानवीय संवेदना दिखाएंगे, क्योंकि वो खुद कह चुके हैं वो तो अविनाशी हैं। और वो पहले भी मैंने एक बार वो शेर सुनाया है कि फ़रिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। तो बात यही है कि फ़रिश्ते से बेहतर इंसान बनना है, लेकिन मोदी जी तो फ़रिश्ते हैं, इंसान बन ही नहीं सकते हैं। तो उनसे आप किसी भी इंसानियत की तवक्को जो है, मतलब उनकी उम्मीद आप मत कीजिए कि वो कोई इंसानियत का जो है वो सबूत देंगे। वो फ़रिश्ते हैं तो फ़रिश्ते ही बने रहेंगे, देवता हैं देवता बने रहेंगे, और बने भी रहना चाहिए। राहुल गांधी लगातार इंसानियत का संदेश दे रहे हैं और इंसानियत की ही बातें कर रहे हैं। ये दोनों में समिता जी लगता है ज़मीन आसमान का अंतर है, और जनता भी इस बात को समझ रही है। भाई ठीक है, मन अगर किसी देवता की पूजा करनी है तो बहुत सारे मंदिर हैं, जनता वहाँ जाके पूजा कर लेगी। मोदी जी की पूजा करना जरूरी थोड़ी है। इस समय आवश्यकता जनता को है कि उसके दुख दर्द में कौन शामिल हो रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने जिस व्यक्ति को चुन करके भेजा है या जिसको उसने प्रधानमंत्री बनाया है, जिसकी सरकार बनाई है, वो जनता के दुख दर्द में कितना शरीक होता है और किस हद तक शरीक होता है, इसकी परीक्षा होनी है। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार फेल होते नजर आ रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में लगातार ऐसे कई अवसर आए हैं जब प्रधानमंत्री को अपनी संवेदनशीलता का परिचय देना था और उसमें वो बुरी तरीके से विफल होते हुए नजर आए हैं। तो ये अब प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या चाहते हैं। वो अविनाशी हैं, ठीक है, अविनाशी बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री कह रहे हैं जयराम रमेश बाबा तंज कसते हैं प्रधानमंत्री के ऊपर, तो वो ठीक है, वो एक राजनीतिक व्यक्ति है, उनका तंज कसना उनका काम है, वो अपना तंज कस रहे हैं। लेकिन इस राजनीतिक तंज से अलग हटकर के भी समिता जी देखा जाए, एक आम नागरिक के नज़रिए से अगर देखा जाए, एक आम भारतीय के नज़रिए से अगर देखा जाए, तो हमको राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में ये ज़बरदस्त अंतर दिखाई पड़ता है कि राहुल गांधी हर उस जगह खड़े हुए मिलते हैं जहाँ जनता को अपने किसी रहनुमा की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ऐसे अवसरों पर नदारत दिखाई देते हैं, बल्कि एक तरीके से कहा जाए तो जनता के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए दिखाई पड़ते हैं। नोटबंदी के दौरान अगर प्रधानमंत्री कहते हुए पाए जाते हैं कि पैसे नहीं हैं, तो पैसे नहीं है जो प्रधानमंत्री का ये टोन है, ये जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा होता है समिता जी। इसी तरीके से अगर हाथरस का मसला होता है और प्रधानमंत्री वहाँ ना जा करके उसकी बात ना करके अगर खिलाड़ियों से मिल रहे हैं, तो ये भी आप हाथरस के उन परिजनों के ऊपर आप उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। तो ये कुल मिलाकर के अब आज ही जैसे मौका है कि आपको होना चाहिए था असम में, या आपको जाना चाहिए था मणिपुर, आप असम और मणिपुर नहीं जा रहे हैं, आप मॉस्को जा रहे हैं। तो ये जो एक तरीके से प्रधानमंत्री के जो काम करने का तौर तरीका है, भाई ठीक है, विदेशी संबंध, विदेशों से संबंध बनाए रखने हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी ज़रूरी है, चूँकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, वो भी उस एक राजनीति का हिस्सा, उसमें भी प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी करना चाहिए। लेकिन प्राथमिकता पहले देखी जानी चाहिए कि आप भाई कल दिल्ली में थे तो आप कल का समय निकाल सकते थे कि आप कल आखिर कौन सा काम कर रहे थे। भाई प्रधानमंत्री का काम का शेड्यूल जारी हो कि प्रधानमंत्री ने कल क्या क्या काम किए, तो मालूम पड़ जाए कि प्रधानमंत्री असम क्यों नहीं जा पाए या मणिपुर प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा पाए। भाई ठीक है, आपको मॉस्को जाने की तैयारी करनी थी, वो आप आज रात में आकर के भी तैयारी कर सकते थे। राहुल गांधी अगर आज सुबह 5:30 बजे निकल करके असम पहुंचते हैं, फिर मणिपुर जाते हैं और मणिपुर से निकल के फिर रात में अब रायबरेली भी पहुंच जाएंगे, कल दिन भर रायबरेली में रहेंगे, तो अगर राहुल गांधी इस तरीके का शेड्यूल बना सकते हैं तो प्रधानमंत्री का इस तरीके का शेड्यूल क्यों नहीं बन सकता। जबकि प्रधानमंत्री तो 8000 करोड़ के हवाई जहाज में चलते हैं, तमाम सुख सुविधाएँ प्रधानमंत्री के पास हैं। और बताया जाता है उनके ही एक नेता हो गए अब अल्पेश ठाकोर हैं, जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, उन्होंने बताया था कि प्रधानमंत्री 80,000 रुपये किलो का मशरूम खाते हैं। अब खाते नहीं खाते हमें नहीं मालूम, उनका बयान था तो उनके बयान को हमने कोट किया। तो ये ऐसी समस्याएं प्रधानमंत्री के सामने नहीं है। तो प्रधानमंत्री जो परिचय दे सकते थे अपनी संवेदनशीलता का, वो संवेदनशीलता का परिचय देने में प्रधानमंत्री विफल रहे हैं, जबकि राहुल गांधी लगातार एक संवेदनशील नेता और संवेदनशील इंसान होने का परिचय दे रहे हैं। समिता जी बिल्कुल, राहुल गांधी, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी का खेल खराब कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने इन 10 सालों में या मोदी जी ने इन 10 सालों में राजनीति से संवेदनशीलता को पूरी तरह से हटा दिया था, लेकिन राहुल गांधी अपनी राजनीति से उस संवेदनशीलता को वापस राजनीति में ला रहे हैं। वैसे ही जैसे जो सबसे शुरू में, मतलब जब भारत आजाद हुआ था और उस समय जो नीतियां नेहरू जी की या पटेल की थी, उस तरह की नीतियों पर राहुल गांधी अब चलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जहां लोगों की तकलीफ है वहां उनके बीच पहुंच जाना। और इसी बात से बीजेपी का खेल खराब हो रहा है। और बीजेपी के खेल खराब होने का एक बड़ा सबूत जो है वो बीजेपी खुद दे रही है। जब राहुल गांधी हाथरस पहुंचे
तो खूब उस पर राजनीति, मतलब उन पर ये आरोप लगाए गए कि वो यहाँ राजनीति करने पहुंच गए हैं, या वो उन पर गलत आरोप लगाए गए, जबकि राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि मैं यहाँ किसी राजनीतिक मकसद से नहीं आया हूँ। न ही उन्होंने कोई उंगली उठाई, सीधे सीधे उन्होंने विनती की योगी सरकार से कि भाई आप इनका मुआवजा बढ़ाइए, और उन्होंने उसके लिए एक चिट्ठी भी लिखी। इसी तरह आज असम में जब वो पहुंचे और वहां पर उन्होंने बाढ़ पीड़ितों का हाल देखा, तो उसके लिए भी उन्होंने एक चिट्ठी लिखी बाकायदा, और ये बताया कि कितनी पीड़ा में है लोग और किस तरह से उनको संभाला जा सकता है। अमलेंदु जी, क्या बीजेपी इस तरह से, मतलब एक तो हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी की नीतियों से, उनकी राजनीति से बीजेपी का खेल खराब हो रहा है, लेकिन क्या बीजेपी खुद अपना भी खेल खराब कर रही है? क्योंकि जब राहुल गांधी की इस पहल का समर्थन करने की जगह, मतलब मान लीजिए बीजेपी अगर अपना बड़ा दिल दिखाती कि चलिए अच्छी बात है, राहुल गांधी आए, हम स्वागत करते हैं, वो आए और देखें, और हम भी उनके साथ मिलकर जाएंगे और हम लोगों का दुख दर्द समझेंगे, तो क्या एक अच्छा संदेश नहीं जाता? जिसकी बात जो प्रधानमंत्री ने संसद शुरू होने से पहले कही थी कि विपक्ष से सकारात्मक भूमिका अपील जो उन्होंने की थी कि सकारात्मक भूमिका निभाइए, तो वही तो काम कर रहे हैं राहुल गांधी। तो फिर बीजेपी के नेताओं को क्यों तकलीफ हो रही है, और क्यों वो अपना ही खेल, या मोदी जी के, क्योंकि जितने बार वो राहुल गांधी पर सवाल उठाएंगे कि आप तमिलनाडु क्यों नहीं गए, आप वहां क्यों नहीं गए, उतने ही सवाल फिर मोदी जी पे भी उठेंगे कि भाई राहुल गांधी तो कहीं ना कहीं तो जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? तो क्या बीजेपी अपना खेल खुद खराब कर रही है? क्या मोदी जी के लिए वो और मुश्किलें कर रही है? देखिए समिता जी, एक तो बीजेपी क्या, प्रधानमंत्री खुद भी अपने लिए मुसीबतें पैदा कर रहे हैं और अपने लिए खुद संकट खड़े कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने विपक्ष से आशा की कि वो सकारात्मक रुख अपनाए लोकसभा मतलब संसद सत्र से पहले, लेकिन सवाल ये है कि सरकार ने कितना सकारात्मक रुख अपनाया सदन के अंदर। क्या सरकार ने सकारात्मक तरीके से तमाम मुद्दों पर चर्चा की? क्या नीट जैसे मसले पर सरकार ने सकारात्मक तरीके से चर्चा की? क्या मणिपुर के मसले पर सरकार ने सकारात्मक चर्चा की? नहीं की। प्रधानमंत्री ने खुद उस पर कोई सकारात्मक चर्चा नहीं की। प्रधानमंत्री के चाहे लोकसभा के भाषण हो और चाहे राज्यसभा का भाषण हो, दोनों भाषण जो थे वो अपने विरोधियों पर प्रहार करने में ही बीते। प्रधानमंत्री के उस भाषण में कोई विज़न कहाँ था? मणिपुर को लेकर के कोई लाइन ऑफ एक्शन कहाँ था? नीट को लेकर के छात्रों की जो समस्याएं हैं उसका क्या हल निकलेगा, इस वक्त इसका कोई लाइन ऑफ एक्शन प्रधानमंत्री के भाषण में कहाँ दिखाई पड़ा? तमाम जो समस्याएं हैं, चाहे वो बाढ़ की स्थिति हो, चाहे वो विकास की स्थिति हो, चाहे वो पुल गिरने की स्थिति हो, कुछ भी मतलब देश के अंदर चल रहा है, उसको लेकर के प्रधानमंत्री का कोई लाइन ऑफ एक्शन या कोई विज़न कहाँ दिखाई पड़ा प्रधानमंत्री के भाषण में? मुझे तो दिखाई नहीं पड़ा। किसी को दिखाई पड़ा तो मुझको बता सकता है, मुझको ठीक कर सकता है, करेक्ट कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही मुझको ठीक कर सकते हैं कि भाई प्रधानमंत्री ने मणिपुर को लेकर के बहुत अच्छी बात कही थी, या नीट के छात्र को लेकर के बहुत अच्छी बात कही थी, या प्रधानमंत्री ने जनता के तमाम मसले उठाए थे। प्रधानमंत्री ने सदन को भी, लोकसभा को भी और राज्यसभा को भी मन की बात कहने का आपने एक मंच बना लिया, जबकि वहाँ आपको मन की बात नहीं करनी थी। वहाँ आपको जनता की बात करनी थी कि जनता की समस्याएं क्या हैं। संसद किस लिए है? संसद में आपको जब प्रधानमंत्री के अभिभाषण पे जवाब देना था तो आपको अपनी सिर्फ योजना नहीं बतानी थी, बल्कि आपको ये बताना था कि देश की जनता की भलाई के लिए आपकी सरकार क्या काम कर रही है, उस पर आपने अब तक क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया है और किस तरीके से आप आगे आने वाले समय में काम करेंगे। अब आप 2036 में ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं। अरे भाई, ओलंपिक 2036 का भी तय भी नहीं हुआ है, कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, आपको न्योता भी नहीं मिला है। तो आप 2036 की तैयारी कर रहे हैं कि 2047 में विकसित भारत बन जाएगा। ठीक है, तो 2047 में बन जाएगा, लेकिन तब कौन होगा, क्या मालूम कौन होगा। सवाल ये कि आने वाले जो 5 साल है उसमें आपकी सरकार का एक्शन क्या है, उस सरकार में आने वाले 5 साल के लिए आपकी आर्थिक नीतियाँ क्या हैं, इसकी बात होनी चाहिए। तो इस पे आपका भाषण जो था वो नीरस था बिल्कुल, और इस पे आप जो थे वो कोई बात करते हुए नज़र नहीं आए। कुल मिलाकर के आपने पूरा जो लोकसभा राज्यसभा के दोनों जगह आपका भाषण था वो सिर्फ विपक्ष को कोसने और विपक्ष पर प्रहार करने पे आपने जाया किया, और देश का कीमती वक्त आपने बर्बाद किया। तो ये सर मित्रा जी जिस तरीके से चीज़ें हैं, तो ये मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री खुद जो है वो अपना और बीजेपी का खेल खराब करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपने इतनी लंबी चौड़ी बातें करनी कि ऐसा है कि वैसा है, आपने खूब लफाजी एक तरीके से कर ली, लेकिन अब अगर चंद्रबाबू नायडू आकर के अपनी लंबी चौड़ी एक लिस्ट सौंप रहे हैं, नीतीश कुमार आकर के अपने राज्य की लंबी चौड़ी लिस्ट सौंप रहे हैं, साहब उनको ये मदद चाहिए राज्य के विकास के लिए और राज्य के लिए ज़रूरी है। अब ठीक है, विकास किस तरीके का होगा, पुल कितने गिरेंगे, कितने पुल गिरने के लिए बनाए जाने हैं, वो सब बातें होगी, जांच होती रहेगी कि पुल गुजरात की किस कंपनी ने बनाए थे और कितना जेडीयू की सरकार ने बनाए, मतलब जेडीयू के मंत्रियों के पास विभाग थे उसमें बने थे। सारी जांच होती रहेगी, इस पर बहस मुबाहिसे होते रहेंगे। लेकिन अगर वो पैसा मांगने के लिए आ रहे हैं और बता रहे हैं कि राज्य की समस्या है, तो आप प्रधानमंत्री हैं तो आप उनको देना पड़ेगा। आपको वो पैसा नहीं देंगे तो
पर वो चीज़ें आपके अंदर तकरार पैदा होगी, फिर तकरार पैदा होगी तो लोग उस पर लगाने लग जाएंगे कयास की अब सरकार गिरेगी, और जब ये कयास लगने लग जाएंगे सरकार गिरेगी तो फिर मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, उनके समर्थकों को परेशानी होने लग जाएगी, पेट में दर्द होने लगेगा कि सरकार गिरने की बातें की जा रही हैं। तो सरकार गिरने की बातें तो इसलिए होंगी ना कि जब आपके अंदर सब ठीक ठाक नहीं होगा और आप अपना खेल खुद खराब करते हुए नजर आएंगे। तो जाहिर सी बात है समिता जी, अगर भारतीय जनता पार्टी अपना खेल खराब करती हुई नजर आती है या प्रधानमंत्री खुद अपना खेल खराब करते हुए नजर आते हैं और राहुल गांधी जो है अपनी एक तरह से कहा जाए जनपक्षधर राजनीति के जरिए भारतीय जनता पार्टी का खेल खराब करते हुए नजर आते हैं, तो ये संकट तो पैदा होने ही और सरकार के ऊपर लगातार फिर प्रश्न भी उठेंगे कि ये सरकार अस्थिर है और ये एक तरह से कहा जाए दुधारी तलवार पर चल रही है सरकार। इसको समझाया सकता है समिता जी? बिल्कुल दुधारी तलवार पर ही चल रही है, क्योंकि मोदी जी ने इस समय जो भी मतलब जिस तरह से वो सत्ता संभाले हुए हैं उसमें खुद उनको ही यकीन नहीं होगा कि ये सत्ता आखिर कितने दिन उनके पास रहने वाली है। और मेरा ख्याल है उनकी ये जो 1 महीने में 3 विदेश यात्राएं जो हैं वो शायद इसी वजह से हैं कि जितना ज्यादा हो सके वो बतौर प्रधानमंत्री कई देशों में, कई अलग अलग देशों में चले जाएं, क्योंकि जब उन्होंने ये दावा किया था कि तीसरी बार भी मैं ही आ रहा हूं, और उस समय उन्होंने बताया था कि कितने 8-10 देशों से उनको बाकायदा निमंत्रण आ चुके हैं कि आप आइए, मतलब अगले टर्म में आप हमारे यहाँ आइए, ये उन्होंने खुद ही पहले बता दिया था। हालांकि ये जो राजनीतिक तौर पर, राजनीतिक शिष्टाचार के तौर पर ये बात सही नहीं थी कि बिना निर्वाचित हुए ही उन्होंने ये बता दिया था कि किस तरह से उनको न्योता दिया जा रहा है, जबकि वो न्योता देश के प्रधानमंत्री के लिए था, नरेंद्र मोदी के लिए नहीं था। खैर नरेंद्र मोदी शायद न उनका राजनीतिक शिष्टाचार में यकीन है, न उनका इस बात में यकीन है जिसे आप जनपक्षधर राजनीति कर रहे हैं, या जिसे अखिलेश यादव ने संसद में कहा था कि अब मन की बात नहीं जन की बात सुनी जाएगी। और राहुल गांधी इसी जन की बात को सुनने के लिए जनता के बीच लगातार जा रहे हैं। वो हाथरस गए, वो दिल्ली में भी लोगों के बीच गए, वो अग्निवीर पीड़ितों से भी मिले, और अब वो मणिपुर और असम भी चले गए जहां पर पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की। आज वो रात को रायबरेली पहुंच जाएंगे बताया जा रहा है, कल उनका अपने संसदीय क्षेत्र में दौरा है। उसके बाद जल्दी ही राहुल गांधी अगले 2-3 दिनों में मेरा ख्याल है महाराष्ट्र भी जाने वाले, जहाँ पर शरद पवार के न्योते पर हो जाएंगे जैसा आपने बताया। तो राहुल गांधी लगातार अलग अलग राज्यों में पहुंच रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, और राहुल गांधी की इसी राजनीति से बीजेपी का खेल कैसे खराब हो सकता है, इसी बात को समझने की आज हमने कोशिश की। अमलेंदु जी, एक सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम इस कार्यक्रम को यहीं रोकते हैं, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आज हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ, देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।